नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज के मुख्य समाचारों में। बेहद चिंताजनक खबर है ये। देश में एक दिन में 1.15 लाख नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही 4 अप्रैल को मिले 1.3 लाख मरीजों का रिकॉर्ड भी टूट गया है। 59,700 मरीज ठीक हुए और 630 ने दम तोड़ दिया है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 54,795 की बढ़ोतरी हुई गई। इससे पहले 4 अप्रैल को 50,438 के एक्टिव केस पाए गए हैं, तब यह सबसे ज्यादा थे। नए केस में रोजाना की तरह सबसे ज्यादा 55,469 संक्रमित महाराष्ट्र में मिले। 9,921 नए मरीजों के साथ छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर रहा। कुल एक्टिव केस में भी ये दोनों राज्य टॉप 2 में हैं। महाराष्ट्र में 4.72 लाख जबकि छत्तीसगढ़ में 52,445 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में अब तक करीब 1.28 करोड़ लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से करीब 1.18 करोड़ ठीक हो गए हैं, जबकि 1.66 लाख ने जान गंवाई है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच नई संकट सामने आ गई है। यहाँ वैक्सीन लगभग खत्म हो चुकी है। मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा, मुंबई में वैक्सीन का स्टॉक लगभग खत्म होने की कगार पर है। हमने वैक्सीन की सभी डोज सारे सरकारी अस्पतालों को दे दिया है। अब हमारे पास सिर्फ 1 लाख कोवैक्सीन बची है। इस बारे में हमने स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जी की भी जानकारी दी है। सचिन वाजे मामले में फंसे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए वसूली का आरोप लगाया है। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक दूसरी याचिका पर देशमुख की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इसके बाद देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सीबीआई इस मामले में मंत्री पर आरोप लगाने वाले पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह से पूछताछ करेगी। परमबीर सिंह के पास हरियाणा में कृषि की जमीन है। अब की इसकी वैल्यू 22 लाख रुपए की है। यह जमीन पूरी तरह से इनके नाम पर ही है। इसे सालाना 51,000 की आय होती है। 2003 में इन्होंने मुंबई के जुहू इलाके में 48.75 लाख रुपए में फ्लैट खरीदा था। इस समय इसकी वैल्यू 4.64 करोड़ रुपए है। यह भी इन्हीं के नाम से है। इससे सालाना आय 24.95 लाख रुपए आती है। जुहू में ही एक और प्रॉपर्टी है, हालांकि इसकी कीमत इन्होंने नहीं बताई है। परमबीर सिंह की मासिक सैलरी 2.24 लाख रुपए है। इसी तरह नई मुंबई में परमबीर सिंह ने 3.7 करोड़ रुपए का फ्लैट 2005 में खरीदा है। हालांकि इसकी समय की वैल्यू उन्होंने 2.24 करोड़ रुपए बताई है। यह उनके और उनकी पत्नी सविता के नाम पे है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 अप्रैल को हुए नक्सली हमले में 23 जवान शहीद हो गए हैं। इस हमले ने टॉप लेवल पर बैठे अफसरों की स्ट्रैटेजी और ऑपरेशन की वजह पर सवाल उठाए दिए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमला टाला जा सकता था? क्या प्लानिंग जल्दबाजी में हुई और आनन फानन में ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया? क्या स्ट्रैटेजी कमजोर थी और अफसरों ने कुछ तूफानी करने के लिहाज से एडवेंचर में ये ऑपरेशन किया? 7 साल से सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार अभी एक पखवाड़े से छत्तीसगढ़ में ही मौजूद थे। उन्हें अच्छी तरह पता है कि जहां ऑपरेशन प्लान किया गया वहां नक्सलियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी हमेशा रहती है। इसके अलावा नक्सली TCOC चला रहे हैं, यानी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन करने पर पलटवार। इससे ध्यान में क्यों नहीं रखा गया? इस वक्त जो मौसम है उसमें पेड़ों की पत्तियां जड़ जाती है, जंगलों में विजिबिलिटी का दायरा बढ़ जाता है, पाना की ठिकाने घट जाते हैं और ऐसे में नक्सली अपने दुर्गम सुरक्षित ठिकानों एक तक सीमित नहीं रख सकते हैं। इसलिए वो TCOC चलाते हैं। TCOC के तहत वे अतिरिक्त सतर्कता बरतते हैं। उन्हें पता रहता है कि इन हालात में सुरक्षा बल ऑपरेशन कर सकते हैं। होता भी यही है, सुरक्षा बल अपने ऑपरेशंस बढ़ा देते हैं, लेकिन नक्सलियों की अलर्टनेस का भी खास ध्यान रखा जाता है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के यूजर्स का डेटा लीक होना का मामला सामने आया है। इसमें फेसबुक के मुखिया मार्क जकरबर्ग का डेटा भी शामिल है। इसमें चौंकाने वाली जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक जकरबर्ग खुद मैसेजिंग ऐप सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। जानकारी के अनुसार 53 करोड़ से ज़्यादा फेसबुक यूजर्स का पर्सनल डेटा इस बार लीक हुआ है। इनमें करीबन 60 लाख भारतीय हैं। डेटा लीक में यूजर का आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्थान, जन्मतिथि और वैवाहिक स्थिति भी शामिल है। सिक्योरिटी रिसर्चर डेव वॉकर ने खुलासा किया है कि जकरबर्ग अपने लीक नंबर से सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जकरबर्ग के लिए हुए नंबर को एक स्क्रीनशॉट के जरिए दिखाया है। इसमें कहा गया है कि जकरबर्ग सिग्नल पर भी है। रिपोर्ट के अनुसार ये डेटा 2020 में लीक हुए थे। फेसबुक में एक बग के कारण यूजर्स के मोबाइल नंबर फेसबुक अकाउंट के साथ नजर आ रहे थे। कंपनी ने इस बग को अगस्त 2019 में ठीक किया है। इस साल की शुरुआत में फेसबुक के मिलकाने वाले व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी 2021 के चलते काफ़ी विरोध हुआ है। ऐसे में फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग द्वारा अन्य मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करना भी काफ़ी विवादित हो सकता है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी का लोगों ने काफ़ी विरोध किया है। इसकी वजह से लाखों यूजर्स दूसरे मैसेजिंग ऐप पर चले गए हैं। बीते साल कोरोना संक्रमण के चलते नेपाल ने पर्वतारोहण पर रोक लगा दी थी। इसके सीधा असर देश के पर्यटन पर पड़ा, लेकिन अब माउंट एवरेस्ट सहित 7 चोटियां पर्वतारोहियों के लिए खोल दी गई है। हालांकि कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कई नियम भी लागू किए गए हैं। इसमें टेस्टिंग, मास्क और आपस की दूरी अनिवार्य की गई है। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में मेडिकल टीम लगाई गई है जो संक्रमित पर्वतारोहियों की ध्यान रखेगी। इस बार एवरेस्ट पर 19 लोगों को ले जाने वाली एजेंसी पोइनियर एडवेंचर की एडमी लक्पा शेरपा कहते हैं, इस बार न पार्टी होगी और न टीम एक दूसरे से गले मिल सकेगी, बस दूर से ही नमस्ते होगा। मार्च से मई तक चलने वाले इस सीजन में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के लिए 300 पर्वतारोहियों को लाइंस जारी किए गए हैं। नेपाल पर्यटन विभाग के प्रमुख रुद्र सिंह तमांग कहते हैं, हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। पर्वतारोहण से चलने वाली अर्थव्यवस्था को हमें बचाना ही होगा। नियमों के तहत नेपाल आने वाले हर विदेशी पर्वतारोही के लिए काठमांडू एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट का वैक्सीनेशन या सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य है। नेपाल ने कोरोना के दौर में काफी कुछ खोया है। कई नेपालियों के लिए 3 महीने का पर्वतारोहण सीजन साल भर की आय का एकमात्र जरिया भी होता है। बीते साल कोरोना के चलते देश की 3 करोड़ आबादी में से 15 लाख लोगों का रोजगार छीन गया। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए आने वाले विदेशी पर्वतारोहियों पर प्रतिबंध लगने से यहाँ के छोटे कामगारों को भी नुकसान हुआ है। चलिए, वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। આપણું ગુજરાત એટલે એવો રસ્તો જ્યાં શિક્ષણના વિકાસની ગાડી પૂરપાટ દોડે છે। એટલે જ તો મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલના માર્ગદર્શનમાં ગુજરાતનું શિક્ષણ ઉત્તમથી સર્વોત્તમ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે। શાળાઓ હવે વધારે સુવિધાવાળી બનશે, જ્યાં ઉત્તમ શિક્ષણ સાથે મળશે પોષણ પણ। હવે રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન એક્ટથી કોઈ બાળક વંચિત નહીં રહે। એસટી બસમાં મુસાફરી માટે મળશે કન્સેશન। માધ્યમિક ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના તમામ વિદ્યાર્થીઓને મળશે નિઃશુલ્ક પાઠ્યપુસ્તકો। કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ ટેબ્લેટથી કનેક્ટ થશે દુનિયા સાથે। અને હા, સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ વિકસાવવા માટે પહેલ કરનારું પહેલું રાજ્ય છે આપણું ગુજરાત। નિર્ણાયક નેતૃત્વમાં ગુજરાત ઉત્તમથી સર્વોત્તમ તરફ। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर।
देश में बढ़ते कोरोना हालात को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। इससे रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.5% रहेंगे। 5 अप्रैल से जारी 3 दिन की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी बैठक की अध्यक्षता गवर्नर शक्तिकांत दास ने की। आरबीआई गवर्नर ने इस बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी। नए वित्त वर्ष की यह पहली આપણું ગુજરાત એટલે સ્વાસ્થ્ય સેવાઓમાં અગ્રેસર, જ્યાં છેક છેવાડાના માનવી સુધી સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ પહોંચે એ માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ. એટલે જ તો આજે ગુજરાતમાં ₹5 લાખ સુધીની સારવાર વિનામૂલ્યે મળે છે. સગર્ભા માતાઓની કાળજી લેવાય છે. ઓછા વજન સાથે જન્મતા બાળકોની વિનામૂલ્યે સારવાર થાય છે. સુવિધાઓનો અભાવ ક્યાંય સ્પીડ બ્રેકર ન બને એ માટે નવી મેડિકલ કોલેજોનું નિર્માણ અને હોસ્પિટલોનું અપગ્રેડેશન થઈ રહ્યું છે. 108 જેવી ઇમરજન્સી સેવાઓનો વ્યાપ વધી રહ્યો છે અને કોરોના જેવી સ્થિતિને પહોંચી વળવા તૈયાર થઈ રહ્યું છે આપણું ગુજરાત. નિર્ણાયક નેતૃત્વમાં ગુજરાત ઉત્તમથી સર્વોત્તમ તરફ. SGVP, a true international school. The school provides all facilities like transportation, prayer hall, library, IT and multimedia center, science labs, conference hall, art and craft, music, study hall, 5-star hostel facility, dining hall and much more. NRI students from 20 countries of different continents are studying here. School provides all the sports activities like swimming, horse riding, cricket, basketball, volleyball, football, tennis, yoga, indoor and outdoor games. A perfect blend of science, sports and spirituality. Fusion of East and West. Affiliated boards. CISE New Delhi. Accreditation with CETA, SAC. Standards available from KG till 12th. Admissions open now. જમીન ખેડતા ખેડૂની જેમ જ દરિયો ખેડતા ખેડૂની ચિંતા કરી રહી છે રાજ્ય સરકાર. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલે સાગર ખેડૂઓના સપના સાકાર કરી મત્સ્ય ઉદ્યોગ પણ નવી ક્ષિતિજોને સર કરે તેવો કર્યો છે દ્રઢ નિર્ધાર. વિશાળ સાગરકાંઠો ધરાવતા ગુજરાતમાં અંદાજે 9 લાખ મેટ્રિક ટને પહોંચ્યું છે મત્સ્ય ઉત્પાદન. તો સાગર ખેડૂઓને મળ્યો છે જૂથ અકસ્માત બીમા યોજના, બાયોમેટ્રિક કાર્ડ અને બોટમાં જીપીએસ જેવી સુવિધાઓનો લાભ. ડીઝલ પર વેટ માફી યોજનાનો લાભ મળતા માછીમારી કરતી બોટમાં થયો છે નોંધપાત્ર વધારો. મત્સ્ય બંદરોનો વિકાસ, બોટ પાર્કિંગની સુવિધા, વિવિધ માળખાકીય સુવિધાઓ, ફ્લોટિંગ જેટીના નિર્માણ અને આધુનિક મશીનરીની ખરીદી સહાય માટે કરવામાં આવી છે વિશેષ જોગવાઈ. દરિયા છોરુની દરકાર. રાજ્ય સરકારનો દ્રઢ નિર્ધાર. નિર્ણાયક નેતૃત્વમાં ગુજરાત ઉત્તમથી સર્વોત્તમ તરફ. वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। देश में बढ़ते कोरोना हालात को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। इससे रेपो रेट 4% और रिजर्व रेपो रेट 3.5% ही रहेंगे। 5 अप्रैल से जारी 3 दिन की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी बैठक की अध्यक्षता गवर्नर शक्तिकांत दास ने की। आरबीआई गवर्नर ने इस बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी। नए वित्त वर्ष की यह पहली एमपीसी बैठक रही।
आरबीआई हर 2 महीने में ब्याज दरों पर फैसला लेता है। यह काम 6 सदस्यों वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी करती है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर हमारी नजर है, इसलिए अकोमोडेटिव स्टांस रखने का फैसला लिया गया है। इससे पहले एमपीसी की बैठक फरवरी में हुई थी। 5 फरवरी को आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का ऐलान किया था। पिछले साल मई से आरबीआई ने नीतिगत दरों को समान रखा था। यह दर पिछले 15 सालों के सबसे निचले स्तर पर है। बैंकों को दिए गए लोन पर आरबीआई की ओर से वसूले जाने वाले ब्याज को रेपो रेट कहा जाता है। वहीं बैंकों की ओर से जमा किए गए रुपयों पर आरबीआई की ओर से दिए जाने वाले ब्याज को रिजर्व रेपो रेट कहा जाता है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के नए मामलों से देश की आर्थिक रिकवरी की रफ्तार प्रभावित हो सकती है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इस संकट के सामने करने के लिए मजबूत मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। इसके तहत नए वित्त वर्ष की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कई फैसले किए हैं। अब पेमेंट बैंक के डिपॉजिट लिमिट 1 लाख से बढ़कर 2 लाख कर दी गई है। इससे ऑनलाइन बैंकिंग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही फाइनेंशियल सिस्टम में सेटलमेंट रिस्क को कम करने की मदद मिलेगी। रिजर्व बैंक ने बाजार में नकदी की किल्लत भी कम होगी। आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट कंपनियों के लिए भी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी एनईएफटी और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस सुविधाओं का दायरा बढ़ाया है। इसके तहत फिटनेक और पेमेंट कंपनियां भी नेफ्ट और आरटीजीएस के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकेगी। अब तक केवल बैंकों के लिए ही यह सुविधा उपलब्ध थी। रिजर्व बैंक के मुताबिक इससे फाइनेंशियल सिस्टम में सेटलमेंट रिस्क को कम करने में मदद मिलेगी और देश में डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को भी बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। यानी अगर आपके पास मोबाइल वॉलेट है तो आप आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के लोगों से कोविड-19 गाइडलाइन के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करने की अपील की है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के कदम उठाए हैं, किंतु सरकारी निर्देशकों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को सरकार निर्देशकों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सरकार को 45 वर्ष की बजाय सभी उम्र के नागरिकों को टीका लगाने पर विचार करने और हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के छात्रों की जांच कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने कोरोना संक्रमण मामले की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। कोर्ट ने पुलिस सहित सभी जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 100% मास्क पहनना अनिवार्य रूप से लागू करें। डीजीपी इसकी कार्य योजना तैयार कर अमल में लाए। कोर्ट ने कहा है कि कहीं भी भीड़ इकट्ठा न होने दे, उसे तुरंत ही तितर बितर कर दे। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन व प्रचार में भीड़ लेकर न जाने दें। प्रचार के समय कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। कोर्ट ने 45 वर्ष की आयु पार की बजाय सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन करने तथा घर घर जाकर टीका लगाने पर सरकार को विचार करने का निर्देश दिया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवाने वाले वकीलों के परिवार वालों को सहायता राशि देने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधि प्रकोष्ठ ने महाधिवक्ता व स्टेट बार काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष को पत्र लिखा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधि विभाग के अध्यक्ष संदीप दुबे ने पत्र में कहा है कि वर्तमान में कोरोना का संक्रमण बहाव हो गया है। देश के साथ ही प्रदेश में वकील समुदाय भी इससे अछूत नहीं है। पिछले 10 दिनों के भीतर प्रदेश के कई वकील कोरोना की चपेट में आकर बीमार हुए और उनका आकस्मिक निधन भी हो गया। वकीलों के कल्याण के लिए बार काउंसिल आधिकारिक संस्था है। उन्होंने बार काउंसिल के अध्यक्ष व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को लिखे पत्र में मांग की है कि अभी 10 दिनों में छत्तीसगढ़ मृत अधिवक्ताओं के परिवार को तत्काल सहायता राशि दी जाए। मालूम हो कि पिछले 3 दिनों के भीतर कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार हो गया है। जिला प्रशासन ने कोरोना की चैन तोड़ दी है। धारा 144 भी लागू कर दिया है। इसके बाद भी बाजारों में लगातार भीड़ पहुंच रही है। स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट में भी अब वर्चुअल सुनवाई का आदेश जारी हो गया है।
गुजरात के अन्य महानगरों की तरह राजकोट में भी कोरोना की स्थिति विस्फोट हो गई है। सीएम विजय रूपाणी के परिवार के 5 सदस्य भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सीएम के भाई ललित रूपाणी अहमदाबाद में और भतीजा अनिमेश रूपाणी राजकोट में होम आइसोलेशन हो गए हैं। शहर में पॉजिटिव केस के साथ साथ मौत के आंकड़े में भी बढ़ोतरी हो गई है। शहर में 24 घंटे में 19 मरीज की मौत हो गई है। बढ़ती मौतों के मामलों से स्वास्थ्य विभाग भी सकते में आ गया है। शहर में कुल केस की संख्या 20,397 तक पहुंच गई है। मंगलवार को शहर में नए 321 केस दर्ज किए गए हैं। वर्तमान में राजकोट मनपा के स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ कोरोना के संक्रमित हुए हैं, जहां पिछले 5 दिनों में स्वास्थ्य विभाग के 70 कर्मचारी, मलेरिया विभाग के 2 और विजिलेंस विभाग के 5 पुलिस कर्मचारी सहित कुल 81 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। राजकोट ग्रामीण विस्तारों में भी कोरोना का कसर तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को जसदण इलाके में कोरोना पॉजिटिव के 36 नए केस दर्ज किए गए हैं। पहली बार इतने अधिक संख्या में पॉजिटिव केस दर्ज होने पर स्वास्थ्य विभाग भी सकते में है। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। ગુજરાતના વિકાસની ગતિ તેજ છે, કારણ એ જ છે કે અહીં 1,24,000 કિલોમીટરના સરસ મજાના રસ્તાઓનું નેટવર્ક છે। નિર્ણાયક મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલના પ્રગતિશીલ નેતૃત્વમાં સમગ્ર ગુજરાત ડામરના પાકા રસ્તાઓના નેટવર્કથી ગૂંથાઈ ગયું છે। નાગરિકોને ટ્રાફિકથી તકલીફ ન પડે એ માટે ઓવરબ્રિજ અને અંડરબ્રિજ બાંધવામાં આવી રહ્યા છે। અમદાવાદ રાજકોટ વચ્ચેની સફરમાં તો હવે જરાય સફર નહીં થવું પડે। તમામ મહાનગરો, બંદરો, ઔદ્યોગિક વિસ્તારો, પ્રવાસન અને યાત્રાધામોની યાત્રા વધુ આરામદાયક બનશે। અમદાવાદથી મેહોણાનો માર્ગ પણ 6 માર્ગીય થઈ રહ્યો છે। પ્રધાનમંત્રી અને મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના જેવી લોકપ્રિય યોજનાઓથી માર્ગોની ગુણવત્તામાં સુધારો થઈ રહ્યો છે। એટલું જ નહીં, બુલેટ ગતિએ થઈ રહ્યું છે અમદાવાદ મુંબઈ બુલેટ ટ્રેનનું કામ। ઉત્તમથી સર્વોત્તમ સુધીની સફર માટે માર્ગ મકાન વિભાગે ₹11,185 કરોડની જોગવાઈ કરી છે। નિર્ણાયક નેતૃત્વમાં ગુજરાત ઉત્તમથી સર્વોત્તમ તરફ। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। कोरोना के कहर के बीच तो लोग परेशान हैं ही, साथ ही झकझोर कर देने वाले किस्से भी सामने आ रहे हैं। यह मामला गुजरात के राजकोट शहर का है, जहां निजी अस्पताल ने एक कोरोना पीड़ित का शव इतनी बुरी हालत में शमशान भेजा कि देखने वाले चौंक उठे। शव फटी हुई पीपीई किट में था और नाक कान से खून भी टपक रहा था, जबकि अस्पताल में मृतक के परिवार से इलाज के लिए 1,11,000 रुपए की फीस भी वसूल की थी। अमरेली जिले के चांपथल गांव के रहने वाले मृतक किसान के बेटे मुकेश भाई ने बताया कि पिता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अच्छे इलाज के लिए हम उन्हें राजकोट के क्राइस्ट अस्पताल में एडमिट करवाया था। इसके लिए 1,11,000 रुपए की फीस भी जमा की थी, लेकिन इलाज के 3 दिनों बाद ही सोमवार सुबह उनकी मौत की खबर आ गई। अस्पताल ने परिवार के सदस्यों से कहा कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार उनका शव सीधे शमशान गृह भेजा जा रहा है, आप वहीं पहुंच जाइए। मुकेश भाई ने बताया कि हम तुरंत ही शमशान की ओर रवाना हो गए। पिता की मौत सुबह हुई थी, लेकिन उनका शव दोपहर को शमशान पहुंचा था। वहीं एम्बुलेंस से शव उतारते ही हमने देखा कि शव फटी हुई पीपीई किट में था और कान और नाक से खून टपक रहा था। अस्पताल स्टाफ की ऐसी लापरवाही देखकर हम स्तब्ध रह गए। मुकेश भाई ने बताया कि जब इसकी शिकायत अस्पताल में की गई तो वहां के एक डॉक्टर ने कहा कि ऑक्सीजन की नली निकलने के बाद खून बहता है, ऐसा कई मामलों में होता है। हालांकि शव की पीपीई किट में पैक करने के पहले स्टाफ को खून साफ करना था, जिसमें लापरवाही बरती गई। गुजरात में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर आणंद, खेड़ा, दाहोद, जामनगर और जूनागढ़ के कुल 24 गांव और छोटे शहरों में स्वैच्छिक और आंशिक लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। कच्छ, मुद्रा के कई गांवों में आंशिक लॉकडाउन घोषित, मलातज में भी स्वैच्छिक लॉकडाउन चल रहा है। वहीं आणंद में पिछले 2 महीने में डैमोल, रुड़ियापुर, पीपलाव, सारसा, विरसत,
मलातच स्वैच्छिक लॉकडाउन चल रहा है और लोग इस बीमारी से बचने के लिए कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कर रहे हैं। आणंद में पिछले 2 महीने में डेमोल, रुपयापुर, पीपलाव, सारसा, विरसत, मलातच, यांगा, परसोरा और लीगड़ा सहित बोदल और कसौर ग्राम पंचायत ने भी स्वैच्छिक लॉकडाउन घोषित किया है। खेड़ा जिला के 3 तालुका के गांवों में स्वैच्छिक लॉकडाउन शुरू किया गया है, जिसमें वासो तालुका के पीच, कपड़वंश तालुका के तेलनार और नडियाद तालुका के अलिंद्रा गांव शामिल है। इन सभी गांवों में दोपहर बाद स्वैच्छिक तौर पर लॉकडाउन घोषित किया गया है। दाहोद जिले के बलैया गांव में 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक लॉकडाउन रखा गया है। जामनगर में मोटीबारूगर में 1 सप्ताह का स्वैच्छिक लॉकडाउन चल रहा है, जबकि जमजोधपुर के गोप में भी कुछ समय पहले 1 सप्ताह का स्वैच्छिक लॉकडाउन घोषित किया गया था। जूनागढ़ जिले के टिकर धुंदसर गांव में स्वैच्छिक लॉकडाउन चल रहा है, जबकि सांतलपुर में भी लॉकडाउन घोषित करने के बारे में बैठक आयोजित की गई। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 14वें सीजन का आगाज 9 अप्रैल से होना है। इससे पहले ही टूर्नामेंट में कोरोना का साया मंडराने लगा है। बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के ऑलराउंडर डैनियल सैम्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आरसीबी ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इससे पहले मंगलवार को मुंबई इंडियंस टीम के विकेट कीपिंग कंसल्टेंट किरण मोरे वानखेड़े स्टेडियम के 3 ग्राउंड स्टाफ संक्रमित पाए गए हैं। टूर्नामेंट से पहले अब तक कुल 25 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। आरसीबी के मुताबिक सैम्स 3 अप्रैल को चेन्नई में टीम से जुड़े थे। चेक इन करते वक्त उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव थी। 7 अप्रैल को हुए दूसरे टेस्ट में वे संक्रमित पाए गए। वह फिलहाल एसिम्प्टोमेटिक है और होटल में ही क्वारंटीन है। आरसीबी की मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ऑस्ट्रेलिया का सैम्स पॉजिटिव पाए जाने वाले आरसीबी के दूसरे प्लेयर हैं। इससे पहले ओपनर देवदत्त पडिक्कल भी पॉजिटिव आ चुके हैं, हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। आरसीबी को 9 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहला मैच खेलना है। सैम्स को आरसीबी ने इस साल दिल्ली कैपिटल्स से ट्रेड किया था। वे ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में शानदार फॉर्म में थे। मराठी फिल्म प्रोड्यूसर डॉक्टर स्वप्ना पाटकर ने हाल ही में शिवसेना सांसद संजय राउत पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। स्वप्ना ने कहा है कि संजय राउत पिछले 8 सालों से अपनी पार्टी के रुतबे और सिस्टम पर पकड़ का इस्तेमाल करना सिर्फ उनके गालियां दे रहे हैं, बल्कि उनकी फैमिली, रिश्तेदारों और दोस्तों को प्रताड़ित भी कर रहे हैं। इस पर अब कंगना रनौत का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर संजय राउत पर निशाना साधा है। कंगना रनौत ने पोस्ट में लिखा, मैं एक बार फिर सही साबित हुई हूँ। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ गैंग बना ले और मुझे अपनी लड़ाइयों के लिए गलत ठहराए, लेकिन मैं अपने शब्दों पर कभी पीछे नहीं हटती। 100% सक्सेस रेट, अंत में हमेशा मेरी जीत ही होती है। स्वप्ना पाटकर ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर न्याय की गुहार भी लगाई है। इस लेटर की कॉपी को उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। उन्होंने खुद को एक शिक्षित भारतीय महिला बताते हुए पत्र में लिखा है कि उन्हें सहानुभूति नहीं बल्कि इंसाफ चाहिए। इसके अलावा स्वप्ना ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट भी शेयर किए हैं। बॉलीवुड में कोरोना का लहर लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई सेलेब्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अब एक्ट्रेस निकिता दत्ता भी कोरोना संक्रमित हो गई हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर दिया है। निकिता के अलावा दिल्ली में रहने वाली उनकी मां भी कोविड पॉजिटिव हो गई हैं। वे अपनी बेटे निकिता की फिल्म द बिग बुल की स्क्रीनिंग के लिए मुंबई आने वाली थी, लेकिन अब नहीं आ पाएंगी। द बिग बुल में अभिषेक बच्चन लीड रोल में हैं। यह फिल्म 8 अप्रैल को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। निकिता मुंबई में अपनी अपकमिंग फिल्म रॉकेट गैंग की शूटिंग के दौरान संक्रमित हुई हैं। बॉस्को मोटर्स का निर्देशन में बन रही इस डांस बेस्ड फिल्म में आदित्य सील भी लीड रोल में हैं। निकिता ने कहा, यह सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक है, लेकिन एक्टिंग आपको धैर्य रखना सिखाता है। हम 2019 से फिल्म की शूटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें महामारी के कारण कई बार शेड्यूल को रोकना पड़ा। हमने पिछले साल दिसंबर में शूटिंग फिर से शुरू की, लेकिन बॉस्को कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। इसके बाद आदित्य संक्रमित हुए और अब मैं कोविड पॉजिटिव हो गई हूँ। मैंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है और मुझे 10 दिनों के बाद दोबारा टेस्ट कराने के लिए कहा गया है।
अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। धन्यवाद।